वॉइस आ रही है? ठीक। हाँ, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कोशिका से, सेल से। एक बार बताया था कि रिवीजन क्लास होगी, उसमें हम सारे जितने भी चैप्टर्स हमने अभी लगभग पढ़े हुए हैं वो सारे हम इसको रिवीजन करेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित प्राणियों का मूल इकाई क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सभी जीव पता है हमें सेल से मिलकर ही बने हुए हैं, लेकिन वो बेसिक यूनिट जो है, वो बेसिक इकाई है, वो होती क्या है? पूछा तो ये है क्वेश्चन में। तो आप लगाएंगे टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, सेल होता है, ऑटम होता है। तो मैम लगा देंगे ऑप्शन नंबर, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, तो भाई यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बता है अकॉर्डिंग टू द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पे किससे, कोशिका से मिलकर के बनी हुई है, पता है ना। बताया था कि सेल एक छोटी सी क्या है, इकाई है, पता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे जो ये टिश्यूज है, टिश्यूज मिलकर के, सेल मिलकर के क्या बना देते हैं, टिश्यूज बना देते हैं। और फिर आता है हमारा एक ऑर्गन, ये सारे टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं मैम, ये एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। पता है नहीं पता है? ठीक है, बिल्कुल पता है। और इसी के बाद हमारा क्या हो जाता है, एक ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। ठीक है, पता है ये नहीं, सभी को बिल्कुल अच्छे से पता है, तो ऑप्शन सी वाला राइट है। ठीक है, बढ़िया से, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है। नेक्स्ट लगाओ इसी प्रकार से क्वेश्चन कि पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कोशिका की खोज की थी। जो सेल था उसको पहली बार किसने खोजा था? हाँ, विच साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर द सेल? ऑप्शन नंबर आपका पहला है रॉबर्ट हुक है, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक है, और थर्ड है रुडोल्फ विर्चो है, और आपका फोर्थ है स्वान। लगाइए कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है उस साइंटिस्ट की जिन्होंने सेल को सबसे पहले खोजा था। तो वो साइंटिस्ट कौन से होंगे भाई? रॉबर्ट हुक होंगे ना, क्यों भाई, रॉबर्ट हुक होंगे, बढ़िया से। तो इन्होंने क्या किया था, एक कॉर्क था, वो अपनी स्टडी कर रहे थे भाई, अच्छा पता है हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा ही है कि वो जो स्टडी कर रहे थे उसमें क्या हुआ था, उन्होंने एक कॉर्क, मतलब खाली कमरे पेड़ की छाल, बता दे ना कॉर्क, सेंट परफ्यूम की ऊपर ढकनी पे भी तुम देखते हो उसकी जो ढकनी होती है, ढाक होती है, उसको तुम कॉर्क बोल देते हो। तो कॉर्क की कोशिकाओं से ही खोजा था इन्होंने, और नामकरण भी इन्होंने पहली बार ही दिया था सेल का। तो नामकरण आ जाए चाहे आ जाए आपकी खोज के लिए, तो आप किसको बोलेंगे, किसको आप ठहराएंगे, कौन जिम्मेदार है? तो वो रॉबर्ट हुक। ठीक है, हाँ, तो रॉबर्ट हुक है या नहीं, बढ़िया से समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। तो इन्होंने क्या किया था, पहली बार डिस्कवर किया था, कब किया था? तो मैम वो 1665 में किया था, और इन्होंने ही नाम दिया था इसको, नामकरण। ठीक है, हाँ, अगर हम एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक की बात कर दें, इन्होंने, चलो इन्होंने खोजा, लेकिन खोजा क्या मैम? तो इन्होंने खोजा था एक डेड सेल। क्या? डेड सेल, मतलब कि मृत कोशिका खोजी थी इन्होंने। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक की, तो मैम ये क्या है, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? लिविंग सेल की खोज की थी, बढ़िया से, जीवित कोशिका की खोज की थी। स्पर्म की खोज भी इन्होंने की थी, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया की खोज भी इसी के लिए बोला जाता है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो मृत कोशिका रॉबर्ट हुक, लिविंग ल्यूवेनहॉक। ठीक है, समझ में आया। अब लगाइए नेक्स्ट, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है? नियंत्रण केंद्र बताइए। विच ऑर्गेनल इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये गोल्गी अपार्टेक्स है, ये न्यूक्लियस है। कंट्रोल सेंटर हम किसको कहेंगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ बताइए जल्दी से। जिसमें क्या होता है, एक डीएनए होता है, जैसे मान लो ये आपका सेल है, सेल के बीच में मैम क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ आपके डीएनए आरएनए होंगे या नहीं होंगे मैम? पता होंगे, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी अपार्टेक्स होगा, और अंतर्प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। इसके किसके? कोशिका के, सेल के। पूछा है अंग कौन सा है, नियंत्रण वाला। नियंत्रण बोले तो मैम यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ दी सेल। तो ये किसका है, ब्रेन है ये मैम, केंद्रक। तो डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, हाँ, तो जिन्होंने बी लगाया बिल्कुल करेक्ट है, मौजूद होता है इसी के अंदर डीएनए वगैरह। हाँ ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट लगाओ यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इट इज व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली नोन एज? क्या? कोशिका शक्ति ग्रह, पावर ऑफ द सेल बोला जाता है, सोल ऑफ द ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, या स्किन ऑफ द सेल बोला जाता है? जल्दी से बताओ क्या बोला जाता है इसको। हाँ,
तो मैम माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, दे प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल, है ना। तो इसको हम एक जगह से क्या बोल सकते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सेल। ये तो मैम पता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो मैम इसको हम कोशिका के शक्ति ग्रह, पावर ऑफ द हाउस बोलेंगे नहीं। ए वाला ऑप्शन राइट होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से, करेक्ट होगा या नहीं होगा। हाँ, फॉर द सेल बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। अगर ये फॉर्म की पूछी जाए कौन सी फॉर्म में, तो मैम ये फॉर्म की बात करें तो मैम ये बता देंगे एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, 36 से 38, करेक्ट। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लगाओ क्वेश्चन यहाँ पे जरा। किस प्रकार की कोशिकाएं केंद्रक से रहित होती है, व्हाट टाइप ऑफ सेल लैक अ न्यूक्लियस। केंद्रक से रहित कोशिका बताओ जल्दी से। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक, एनिमल सेल, प्लांट सेल, कौन सी यहाँ पे होगी। हाँ बताओ जल्दी से। प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैम इसमें प्रो का मतलब सबसे पहले आया होगा, तो इसमें क्लियर न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना। न्यूक्लियस इसमें क्लियर है ही नहीं। और ये पाया किन में जाता है, तो मैम ये पाया जाता है बैक्टीरिया में। किसमें, बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया के अंतर्गत भी सभी चीजें आ जाती हैं, है ना। हाँ, तो अगर हम मोस्टली बात करें, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल इसमें स्मॉल, है ना, क्योंकि इसमें सिंगल सेल होती है। हाँ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंतर्गत, बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल स्ट्रक्चर भी होता है, प्रोटोजोआ बोल देंगे, फंगी बोल देंगे, फंगस है, ये सभी चीजें क्या है इसमें प्रोकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पे ए वाला, करेक्ट है या नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट है जिन्होंने भी लगाया है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सेल वॉल, सॉरी, ह्यूमन सेल है, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, लगाओ जल्दी से, किसके लिए हम बोलेंगे। ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया है, वायरस है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किस में पाई जाती है, मैम सेल में पाई जाती है ना, है ना, पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। पादप, कवक, जीवाणु हो गए, शैवाल है, कुछ आर्कियाज हो गए, तो इन सभी की क्या होती है, आउटर लेयर होती है, मतलब बाहरी परत होती है, ठीक है। हाँ, तो आप बताएंगे ह्यूमन, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, जल्दी बताओ। जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया है, कुछ आर्किया, इन सभी की क्या होती है मैम, ये आउटर लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर होती है। तो ऑप्शन आप लगा रहे हैं, कोई लगा रहा है बी, कोई लगा रहा है ए। तो मैम कोशिका भित्ति पूछा था, तो मानव कोशिका, पशु कोशिका, बैक्टीरिया है, वायरस है। तो आप बताएंगे यहाँ पे शू में पाई जाती है कि मानव, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आप बैक्टीरिया, वायरस लगाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। चलो अच्छा, नेक्स्ट। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट लगाओ। पूछा है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, किससे बनी, व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, या लिपिड है, अमीनो एसिड है, शर्करा है, शुगर, लगाइए जल्दी से, किससे बनी हुई होती है कोशिका झिल्ली। प्रोटीन, लिपिड से बनी होगी, प्रोटीन और लिपिड से बनी होगी। हाँ, तो ऑप्शंस आ रहे हैं सभी के बढ़िया से। तो मैम ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली, ये किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। बढ़िया है, जिन्होंने ए लगाया है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है, विच पिगमेंट इज फाउंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है, जल्दी से बताओ सभी, इसका आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पे राइट होगा। हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, क्लोरोफिल या आर्थोकैंडी, जल्दी से बताओ कौन सा यहाँ पे राइट होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आप ऑप्शन लगा देंगे। देखो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, रंगहीन रंग द्रव्य पूछा जा रहा है, तो ये मैम ये क्लोरोफिल होगा, ठीक है, सी वाला राइट है, बिल बढ़िया से। नेक्स्ट लगाओ, यहाँ पे पूछा है किस कोशिकाओं को सेल का पैकिंग हाउस बोला जाता है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल, पैकेजिंग के लिए किसको हम जिम्मेदार बोलेंगे। हाँ, द पैकेजिंग सेल ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल, लाइसोसोम है, गोल्गी पार्टेक्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जल्दी से बताओ। सेल वाले चैप्टर में बढ़िया से बताया था कि हम किसको बोलते हैं,
हाँ, द पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द गोल्गी अपार्टेक्स, होगा या नहीं? अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इट्स फंक्स बाय रिसीविंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। याद आया? तो मैम यहाँ पे हम किसको खिला देंगे? गोल्गी अपार्टेक्स को। तो पैकेजिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोटीन के पैकेजिंग के लिए तो मैम ये है गोल्गी अपार्टेक्स, गोल्गी निकाय। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। रिसीविंग क्या करती है? प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज लाइसोसोम कॉमनली नोन एज? आत्मघाती थैली, सोसाइडियल पैक बोलते हैं, बैग बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, वॉल ऑफ द सेल बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का केंद्र बोला जाता है। जल्दी से बताओ, व्हाट इज लाइसोसोम कॉमनली ह्यूमन सेल नोन एज? सॉरी, क्या कहेंगे हम इसको? तो बढ़िया से आप आंसर लगाएंगे कि लाइसोसोम की अगर बात आ जाए ना तो मैम वो आत्मघाती थैली है, सोसाइडियल पैक बोल देते हैं। हाँ, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो एक प्रकार से इसको हम अगर हम वहां के पाचक केंद्र की भी बात कर लें तो मैम ये पाचक के लिए भी वहां पे जिम्मेदार होता है। तो आप ये आत्मघाती थैली भी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यहाँ पे भी जिम्मेदार होता है इन सेल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला राइट है। नेक्स्ट लगाइए यहाँ पे, डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? वेयर इज डीएनए प्राइमरली फाउंड? जल्दी से, कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम है। डीएनए मैम बताया था किसके अंतर्गत पाया जाएगा? डीएनए, आरएनए। डीएनए क्या करता है? आपकी इंफॉर्मेशन को बहुत बताता है बढ़िया से, ये तो बताया ही था बिल्कुल। तो आप ऑप्शन लगाएं यहाँ पे, कौन सा करेक्ट होगा? अच्छा, क्या लगा रहे हैं? अच्छा, चलो चलो ठीक है। हाँ, तो ये कहाँ पाया जाता है मैम? ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें? डीएनए होता है इसके अंतर्गत, किसमें? सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, करेक्ट है, सभी ने आंसर बिल्कुल बढ़िया सा दिया है। आ जाओ नेक्स्ट पे, ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, किस प्रकार की कोशिका विभाजन विधि केवल जनन कोशिकाओं में होती है? विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अक्योर्स ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स? मिटोसिस होगी, माइटोसिस होगी, अर्धसूत्री विभाजन होता है, या ऑक्टोसिस होता है, अप्रोटोसिस होता है, या असामान्य विभाजन देखा जाता है? अब नॉर्मल डिवीजन भी यहाँ पे हो जाता है। जल्दी से बताओ कि कौन सी कोशिका विभाजन की विधि होती है, प्रोसेस होती है, उसमें केवल जंतु कोशिकाओं में ही होती है? लगाओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? हाँ, और वो क्या करता है आपका? हाँ, लगाओ जल्दी से। अच्छा, पहले कौन सा लगा रहे हैं? अच्छा, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जो म्यूसिस करता है यही आपका क्या करता है? विभाजन कर देता है, और यही आपका कारण होता है सच एज ओवरीज एंड टेस्टिस। ठीक है, हाँ यही होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो मैम ये प्रोड्यूस क्या करता है? तो आप लगा देंगे इट प्रोड्यूस्ड सेल, सॉरी सेल नहीं, स्पर्म होता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? बताओ जल्दी से। हाँ, और ये प्रोड्यूस्ड क्या करता है? एक्स सेल्स भी आपके एक प्रकार से, अगर वहीं मेल की बात करें तो वो आपका स्पर्म हो जाएगा, और यहीं पे एग सेल्स भी होते हैं फीमेल्स के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आया नहीं? हाँ, तो अगर हम इसको एक तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं? गैमेट्स पे बोल देते हैं। रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैम इसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स पे बोल देते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम, हाँ भाई समझ में आया? चलो बढ़िया है। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है? एक तरीके से हम इसको अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं म्यूसिस के लिए, तो इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको हम? रिडक्शन। रिडक्शन सेल का नाम भी दे देते हैं हम इसको। ठीक है, अगर आप सेल भी बोल लो या आप इसको डिवीजन बोल लो। ठीक है, ये दूसरा नाम है, ये दूसरे नाम के प्रकार से हम इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लगाओ यहाँ पे, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम? एनर्जी प्रोडक्शन है, ऊर्जा उत्पादन है, प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन सिंथेसिस है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन है, वेस्ट रिमूव्ड है, अपशिष्ट निकाशन को निकालना।
मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का मुख्य कार्य बताइए जल्दी से, इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? हाँ बताओ जल्दी से, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? राइबोसोम जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दो पार्ट बताए थे, एक स्मूथ वाला था एक रफ वाला था। रफ वाला जिम्मेदार किसके लिए था? क्योंकि मैं उस पर दानेदार क्या लगे हुए थे? राइबोसोम चिपके हुए थे। चिपके हुए थे या नहीं चिपके हुए थे? अच्छा चलो आ जाओ इधर बताते हैं। नहीं समझ में आया तो अच्छा देखो, एक प्रकार से ये तुम्हारा सेल है, चलो जूम कर लेते हैं और ठीक है। अब देखो इधर ये आपके सेल है, सेल के अंदर और पार्ट्स भी यहाँ पे उपस्थित हो रखे हैं। बताया था न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस, तो हमने देखो सारे पार्ट्स हमने उठा उठा के अलग रख दिया। मैम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो देखो इधर माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क बताया था, तो इसको हमने क्या बोल दिया था? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है समझ में आ गया। अगर हम भाई राइबोसोम की बात कर रहे हैं, राइबोसोम की ही बात चल रही है इस टाइम, तो राइबोसोम किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? रेक्टिकुलम। देखो इधर ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, देखो इधर ये स्मूथ वाला है, ठीक है। अगर हम वही रफ में चले जाएंगे, रफ वाला है, रफ वाला। अब ये इसमें जो दाने लगे हुए हैं मैम, ये किसके लिए? यहाँ पे क्या है? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो आपकी किसके लिए? प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रोटीन ऑफ द फैक्ट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसी को, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? लाइसोसोम आपका क्या है? एक प्रकार से आत्मघाती थैली। आत्मघाती, एक बार नजर डाल लो सारे ऑर्गेनल्स पे, सेल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आत्मघाती थैली बोल देते हैं, एक तरीके से पाचक केंद्र भी इसी को ही बोला जाता है सेल के अंतर्गत, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? वॉक्यूल्स आपके क्या करते हैं? ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे देखे जाते हैं। समझ में आया बढ़िया से? ठीक है। नहीं, गोल्गी अपार्टेक्स आपके किसके लिए? पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार था भैया, समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। आ जाओ इधर क्वेश्चन पे। तो मैम पूछा ये था राइबोसोम के बारे में, ठीक है। तो आपने लगा दिया कि ये किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है। किसको मैम? तो ये है आपका राइबोसोम को, और राइबोसोम। समझ में आया? क्यों भाई समझ में आया नहीं? चलो आ जाओ नेक्स्ट। पूछा है पादप कोशिकाओं में किसके कारण दृढ़ता आती है? विच प्रोवाइड्स रेडिडिटी ऑफ प्लांट सेल्स? क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, लाइसोसोम है। किसके कारण आती है जल्दी से बताओ। हाँ तो मैम दृढ़ता की बात कर रहा है पादप कोशिका इन प्लांट सेल, तो आप लगाएंगे यहाँ पे सेल वॉल, ठीक है। ये मैम ये किसके लिए? शेप के लिए जिम्मेदार होती है सेल वॉल, ठीक है। कोशिका भित्ति, प्लांट सेल में आ गए तो मैम ये कोशिका भित्ति, आउटर लेयर, ठीक है। तो मैम ये क्या है? एंड शेल टू द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। शेप टू दी सेल, कोशिका की शेप के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला राइट है, बिल्कुल सी वाले जो भी लगा रहे करेक्ट है। हाँ अच्छा चलो देगी, छोड़ो तुम इधर, नेक्स्ट लगाओ। कोशिका झिल्ली किस विशेषता को दर्शाती है? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज द सेल मेम्ब्रेन एक्सिबिट? फुली परमेबल होती है, सेमी परमेबल होती है, या इम्परमेबल होती है, फ्लूइडिटी होती है? जल्दी से बताओ, द्रव्यता का कारण देखा जाएगा इसमें। एक्सिबिटेड क्यों बताओ जल्दी से। हाँ बताया था कोशिका में सेलेक्टिव परमेबल होती है ना। तो आप इसको तो एक तरीके से क्या बोलो? अर्धपराम। हाँ जो बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, सेमी परमेबल होती है, ठीक है। अर्धपरामय यहाँ पे देखा जाता है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है जो भी लगा रहे हैं बी वाले, बढ़िया से, ठीक है करेक्ट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लगाओ क्वेश्चन कि कोशिका में कौन सा भाग आनुवांशिक जानकारी वहन करता है? विच पार्ट ऑफ दिस सेल कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन? साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए? बताइए। आनुवांशिक जानकारी वहन कौन करेगा? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए? आनुवांशिक के लिए अगर हम जेनेटिक के लिए बात कर ले, जेनेटिक के लिए बात आ रही है मैम, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डीएनए लगाएंगे ना, डीएनए लगाएंगे। हाँ हम डीएनए ही तो लगाएंगे जेनेटिक के लिए भाई। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है मैम। इट कंटेन द सेल्स डीएनए,
और डीएनए यहाँ पे की पॉइंट अगर हम बात करें की पॉइंट की, तो हर चीज में मैंने तो बताया था बायोलॉजी में की पॉइंट नोट कर दे चलना। तो इसके की पॉइंट क्या होते हैं, इसके अगर हम की पॉइंट की बात करेंगे, एक तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, मैम ये तो होता ही है। लोकेशन विद द सेल, सेल लोकेशन में कहाँ पे है, न्यूक्लियस के बीच में है। और क्या है, क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस, ये तो मैम पता ही है, इसमें होते ही हैं, समझ में आया नहीं, बढ़िया से, द न्यूक्लियस डीएनए। चलो आ जाओ द नेक्स्ट, कोशिका का तरल पदार्थ क्या कहलाता है, व्हाट इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल कॉल्ड, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा है, क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। कोशिका की बात करें, अगर हम कोशिका विज्ञान की बात कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। अगर हम स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ द सेल, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, तो मैम इसको हमने क्या बोला, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी कहा, समझ में आया नहीं, हाँ करेक्ट है। तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ए या बी, तो मैम ये ए है, पूछा था तरल पदार्थ, बताया था ना, ये कोशिका के अंतर्गत, अगर आप देख सकते हैं ये कोशिका है, मान लो इसके अंतर्गत जो यहाँ पे फ्लूइड भरा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, बिल्कुल साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर ये न्यूक्लियस, जो बीच में न्यूक्लियस तुम्हारा बैठा हुआ है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंतर्गत जो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, सेल में हुआ तो साइटोप्लाज्म बोल दिया, पूछा है तरल पदार्थ तो मैम ये साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म होता, ये न्यूक्लियस के अंतर्गत होता, तो ऑप्शन आपका ए वाला राइट है, समझ में आया, ठीक है। रिमूव नेक्स्ट, किस जीव में एकल कोशिका संपूर्ण शरीर के कार्य कर सकती है, विच ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म द ऑल बॉडी फंक्शन यूजिंग अ सिंगल सेल, फिश, बैक्टीरिया, डॉग, ह्यूमन, बताओ जल्दी से। अगल कोशिका किसमें यहाँ पे आपकी सिंगल सेल होगी, फिश, बैक्टीरिया, डॉग या ह्यूमन, ह्यूमन में होगी क्या, मल्टी सेलुलर है वो तो मैम नहीं होगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात आ रही है मैम, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर कौन से होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा बैक्टीरिया, तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अकल मतलब जिनमें सिंगल सेल हो, ठीक है, सिंगल सेल हो, एक ही कोशिका हो, ठीक है, हाँ, सेल फॉर्मेशन 1, तो मैम ऑप्शन यहाँ पे बैक्टीरिया भी हो सकता है, अमीबा भी हो सकता है, युग्निला भी हो सकता है, पैरामीशियम भी हो सकता है तो मैम यही सब चीजें जिनमें यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर हमारा ह्यूमंस में आता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ इधर, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, व्हाट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, आप रिमेन वही वाला आंसर लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, क्या पाया जाता है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। देखो मैम अगर हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के अंतर्गत आपका खनिज पाया जाएगा, खनिज पाया जाएगा क्या, खनिज हो सकता है, लवक हो सकता है, अच्छा एंजाइम हो सकता है, डीएनए, आरएनए भी हो सकता है, अगर ये आपके ऑप्शंस में उपस्थित होता तो ठीक है, तो मैम यहाँ उपयुक्त तो सभी लगा सकते हैं, वैसे तो मेनली अगर डिफरेंस करें तो मैम ये आरएनए, डीएनए हो सकता है, ठीक है, वो आप डिपेंड करते हैं आपके ऑप्शंस पे, ठीक है। चलो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, गलती हो भी गई तो क्या जा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट ही तो लगा रहे हैं, तो आप लगा सकते हो ना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो पूछा है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द सेल कॉल्ड, बायोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, क्या बताओ जल्दी से, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, अभी बताया था लिख के, तो क्वेश्चन भी लगा दो, लगाइए जल्दी से। तो मैम ये कोशिका के अध्ययन को पूछा है तो हम इसको साइटोलॉजी बोलेंगे, नहीं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, लॉजी वर्ड आपके अध्ययन के लिए आता है हमेशा, साइटो वर्ड आपके खाली कमरे के लिए आ गया, तो मैम इस अध्ययन को हमने क्या गया साइटोलॉजी बोल दिया। अगर हम भाई जीव विज्ञान की बात करते हैं तो मैम ये जीव विज्ञान के अंतर्गत ही हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ लिविंग, यानी कि जीवों का अध्ययन बोलते हैं इसको, जीवों का अध्ययन, जो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन से क्रियाएं हो रही है उसके अंदर, वो सांस ले रहे हैं, बताया ना उनमें सब कुछ चीज क्रियाएं हो रही है जो एक प्रकार से जीवों में होती है, जैसे स्मारकर्म में नहीं हो रही, नॉन लिविंग है ये तो चीजें तो पता ही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। पूछा अनुवांशिक की जेनेटिक शब्द को सबसे पहले किसने कहा था? हु फर्स्ट क्रिएटेड द टर्म जेनेटिक्स? मेंडल ने किया था, विलियम बैटिसन ने, चार्ल्स डार्विन है, जेम्स वाटसन है। जल्दी बताओ, अनुवांशिक की जेनेटिक्स वर्ड आया है, तुम डीएनए को ना खोज लाना इसमें, ठीक है? हाँ तो बताओ जल्दी से कि इसमें तुम डीएनए ना खोज लाना, तो भाई लगाइए क्या होगा, कौन सा यहाँ पे राइट होगा? was first used by British बायोलॉजिस्ट कौन है यहाँ पे? विलियम वाटसन है, डार्विन है, वाटसन है, मेंडल है। तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे बी वाला राइट है, विलियम बेटसन। इन्होंने कब किया था? तो मैम ये 1906 में किया था। सन भी याद रखना, कभी कभी सन से भी पूछ लेता है। ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, उधर पूछा है गेगन मेंडल ने किस कारण अनुवांशिकी, आधुनिक अनुवांशिकी का, आवाज में दिक्कत है, तेज आवाज आ रही है? ठीक है, अच्छा चलो आ रही है आवाज में बहुत दिक्कत आती है कभी कभी। चलो, तो वाई इज गेगन मेंडल नोन एज द फादर मॉडर्न जेनेटिक? उन्होंने डीएनए की खोज की थी, किसके लिए, किस कारण उन्हें आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? उन्होंने अनुवांशिकता के जीन को प्रतिपादित किया था, ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होगा भाई यहाँ पे? उन्होंने प्रोटीन संश्लेषण का शोध किया था, ही स्टडीड प्रोटीन सिंथेसिस, उन्होंने कोशिका विभाजन पर काम किया था, ही वर्कड ऑन सेल डिवीजन। किस कारण को अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है? बताओ जल्दी से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि नहीं आया? विलियम वाटसन ने ही तो किया था, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे ये। क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, आज उधर क्वेश्चन पूछा है। हाँ बताओ जल्दी से, मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का उपयोग किया था? विच प्लांट डिड मेंडल यूज इन हिज एक्सपेरिमेंट? ये तो पता होगा, मक्का, पी, गेहूं, सूरजमुखी, किसका उपयोग किया था? बताओ जल्दी से। हाँ तो इन्होंने नियम बनाए थे, है ना? तो किसके किसके बीच बनाए थे? तो इधर आ जाओ, 1856 से लेके 1864 तक इन्होंने इस पर स्टडी किया था, तब जाके इन्होंने क्या, इसके नियम को तैयार किया था। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पी पर किया था, यानी मटर पे किया था। समझ में आया? हाँ समझ में आया या नहीं आया? एक तरीके से आप इसको 64 भी कह सकते हैं, 65 तक भी इसकी डेट भी देखी जाती है। ठीक है, हाँ तो इन्होंने यहाँ पे नियम भी इसके बनाए थे और इन्होंने इसकी खोज भी की थी। चलो आज उधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडलाकार संरचना की खोज किसने की थी? Who's discovered a double helix structure DNA? चार्ल्स डार्विन और गैरोन मेंडल है, वाटसन क्रिक है, मेंडल वेटसन ने क्या, मेड्रिक मीजर है। जल्दी से बताओ इसका खोजकार कौन है, किसने खोज की थी? हाँ बताओ जल्दी से। बाकी इसमें स्टडीज तो और भी बहुत सारी हैं, इसमें स्टडीज भी बहुत सारी आती हैं। ठीक है, अगर हम डिस्कवरीज की बात करें, इसकी डिस्कवरी की, तो वो अगर हम वाटसन की बात करें तो ना एक्सरे डिफ्रैक्शन डेट जो आती है, डाटा है कलेक्टेड बाई, कौन थे वो? थे रोजालिंड थे, फ्रैंकलिन थे, और भी यहाँ पे विलियम्स का नाम भी इनमें ही आता है। तो वो खैर छोड़ो, क्वेश्चन की बात पे आ जाओ उधर। तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? क्रिक का लगाएंगे, वाटसन और क्रिक का? ये तो मैम बताया था ना। हाँ चलो, तो ये आपके कौन से हैं? डबल हेलिक के लिए द्विकुंडलाकार जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो इसके लिए कौन? वाटसन और क्रिक जिम्मेदार होते हैं। हाँ ये तो मैम चीजें पता ही हैं, लेकिन अब इन्होंने किया कब था? तो इन्होंने 1953 में किया था, और इनको इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी इसकी चीज के लिए मिला था इन्हें, नोबेल प्राइज। कब मिला था बताओ जल्दी से?
नोबेल प्राइज कब मिला था, जल्दी से बताओ। हाँ, आंसर बिल्कुल करेक्ट है सभी के। नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। ठीक है, समझ में आया? हाँ, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है कि आनुवांशिक लक्षण माता पिता से संतान में कैसे स्थानांतरित होते हैं। हाउ आर जेनेटिक चेंजेस ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट्स इन ऑफस्प्रिंग है। थ्रो ब्लड सर्कुलेशन से आता है, रक्त प्रवाह से, थ्रो सेल मेम्ब्रेन से, या थ्रो जीन से, जीन के थ्रू आता है, या थ्रो नर्वस सिस्टम। किसके तहत यहाँ पे देखा जाता है, जल्दी से बताओ। तो आप ऑप्शन लगा देंगे जीन के थ्रो, जीन्स की हेल्प से यहाँ पे क्या आ जाता है, आपकी आनुवांशिक लक्षण यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है, हाँ, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है डीएनए का पूरा नाम बता दो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, डी न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, डबल न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, डी कार्बोल न्यूक्लिड आ जाएगा एसिड। बताओ जल्दी से कौन सा यहाँ पे राइट होगा फुल फॉर्म। हाँ, तो आप लगा देंगे मैम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड, कैसी बात करते हो, ये तो पता ही है डीएनए का फुल फॉर्म, है ना। नेक्स्ट लगाओ जल्दी से कि मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स? 23, 44, 46, 48। 23 जोड़े होते हैं। 44, 46, 48 कितने होते हैं पेयर्स? अच्छा, सही जा रहे हो। तो मैम यहाँ पे ऑप्शन लगा देंगे सी वाला, जिन्होंने भी सी लगाया बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, अदर नेक्स्ट, लिंग का निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? व्हाट डिटरमिनेस द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल? ऑटोसोम्स के आधार पर होता है, एक्स वाई होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस लगा हुआ होता है, या आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी यहाँ पे मतलब कि बाहरी पर्यावरण देखे जाते हैं, बाहरी पर्यावरण कारक भी हो सकते हैं। बताओ जल्दी से क्या होता है, जल्दी से। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपके एक्स वाई होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों ही आपके क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, किस किस के? एक एक्स आ जाएगा, ये आपका गर्ल के लिए होता है, वाई किसके लिए होता है, ये आपके बॉय के लिए होता है, ये तो पता है। ठीक है, एक्स 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 वाई, ये सभी को पता है डिटर्मिनेशंस कैसे होते हैं। हाँ, तो अगर हम प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशंस की बात करते हैं तो वो आपके यही हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो ये कहाँ किस में होते हैं? मैमल्स में होते हैं भाई। और मैं चले मत जाना, यूजुअली अगर फीमेल्स की बात करें तो यूजुअली हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स। अगर हम मेल्स पे जाते हैं तो यूजुअली किस में प्रेजेंट होते हैं? मेल में। बताओ जल्दी से। हाँ, हैव 1 एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, बिल्कुल। सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें तो डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आया, इसमें कुछ नहीं है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे इधर आओ। आनुवांशिक उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन किसका परिणाम होता है? बहुत कोई जेनेटिक म्यूटेशंस, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस है, क्लाइमेट चेंज है, स्पीड ऑफ सेल डिवीजन है, या बॉडी हीट है? बताओ जल्दी से। हाँ, कौन सा राइट होगा? अगर हम ये आनुवांशिक उत्परिवर्तन की बात, म्यूटेशंस की बात आ जाए तो वहां पे चेंज इन डीएनए होगा या नहीं होगा? डीएनए में परिवर्तन होगा या नहीं? सीक्वेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? परिवर्तन तो होगा ही मैम, होगा ही नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और आपका एक्सपोजर्स हो गए, तो ये सारे होंगे ही नहीं होंगे? बढ़िया, चलो। वायरल इन्फेक्शंस भी यहाँ पे देखे जाते हैं, इसी के अंदर काउजेज आ जाती हैं। बाकी आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके फैक्टर्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं बाहर के, वायरल भी हो सकता है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, अगर इसको पूरी ऑल ओवर मैं कहूँ, दिस कैन हैपन ड्यू टू काउज इन डीएनए। ठीक है, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लगाओ जरा क्वेश्चन। पूछा है कि आनुवांशिकता का अध्ययन करने वाली शाखा को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज हेरिडिटी? बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी। बताओ क्या कहेंगे हम इसको? अगर आनुवांशिकता के अध्ययन की बात आ जाए तो वो जेनेटिक्स होगी, आनुवांशिकी होगी। ठीक है, आनुवांशिकी ही बोला जाएगा उसको। बताओ जल्दी से, कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? बायोलॉजी कौन लगा रहा है?
अनुवांशिकी हो, जेनेटिक्स होगा भाई, अनुवांशिकता का अध्ययन, ठीक है। ठीक है ठीक है, आ जाओ, समझ में आया नहीं, जेनेटिक्स ये होगा। नेक्स्ट लगाइए, जैव विकास का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अभी इवोल्यूशन की बात आ जाए, जैव विकास, मैम जैव विकास से समझ में आता है मुझे कि यहाँ पे कौन आएगा, यानी कि जैविक विकास की बात आ जाए, प्रकृतिवादी होंगे वो, बहुत फेमस है मैम, तो यहाँ पे डार्विन होंगे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, आपके एनिमल्स की उत्पत्ति के लिए बनाया था बहुत सारी चीजें, ठीक है, प्रजातियां हैं आपकी, है ना, सिद्धांत भी दिया था, किसका जैविक सिद्धांत दिया था किसने, ये आपके चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, ये आपके क्या थे, प्रकृतिवादी थे, इनको नेचर से बड़ा लगाव था, ठीक है समझ में आया, और इन्होंने सिद्धांत भी दिए थे। हाँ भाई बहुत बढ़िया, जो भी ये लगा रहे हैं, हाँ एक तरीके से इसको प्राकृतिक चयन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो अगर उसका सन याद करना है तो मैम 1859, ठीक है, समझ में आया, तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा ही नहीं होगा। चलो नेक्स्ट लगाओ, यहाँ पे पूछा है जीवों का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब जिसमें हमारी स्पीसीज प्रजातियां यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं, किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, बहुत सारी स्टडी करने के बाद लिखा था इसमें, ठीक है, तो भाई ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे या, हाँ लगाओ जल्दी से, कौन होगा, तो यहाँ पे अगर ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक आ जाए तो मैम ये चार्ल्स डार्विन ने ही लिखी थी, इन्होंने ही इसके स्टडी के बाद इसका यहाँ पे देखा था, ठीक है, हाँ तो ऑप्शन ये वाला राइट होगा। यहाँ पे कौन सा राइट होगा, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन अर्थ क्या है, व्हाट डज नेचुरल सिलेक्शन मीन, बताओ जल्दी से, मानव द्वारा चयन, जीवों का ईश्वर द्वारा चयन, बताइए जल्दी, नेचुरल से बेसिस है, मतलब नेचुरल प्रकृतिवादी की बेसिस है, बताओ जल्दी से क्या होगा यहाँ पे, हाँ अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर क्या होता है ये, जो भाई क्या होता है, तो मैम ये प्रकृति के अनुरूप जीवों का चयन होता है, बेस्ड ऑन नेचर, is a process that causes organism to change and develop over, ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलो adopt over time। चलो नेक्स्ट देखो, लैमार्क के अनुसार जीवों का विकास कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू लैमार्क हाउ डज एवोल्यूशन अक्योर, प्राकृतिक वर्ण और होता है, बाय नेचर सिलेक्शन होता है, इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से, हाँ भाई कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताओ भाई, ऐसे कैसे चलेगा। लैमार्क के अनुसार, उनके कहने के अनुसार क्या था कि जीवों का आवश्यकताओं और उनके अंगों के उपयोग या अनुपयोग, मतलब बाय यूज एंड डिफ्यूज ऑफ ऑर्गन्स, इसकी वजह से उनका देखा गया था, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है या नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था नहीं आया था, क्यों भाई, ठीक, चलो नेक्स्ट लगाई, डार्विन के विकास सिद्धांत में कौन सा घटक महत्वपूर्ण नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ की कंपोनेंट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, कंपटीशन, एडॉप्टेशन, बताओ जल्दी से क्या नहीं यहाँ पे उपयोग था उनमें, बताओ जल्दी से क्या होगा, हाँ भाई बता था ना, इज इज अ प्रोसेस ऑफ, अगर एडजस्टमेंट की बात करें, हाँ इन्वायरमेंट की बात करें, कंडीशंस भी वहाँ पे उपयोग सारी होती हैं, तो एडाप्टेशन नहीं था, अनुकूलन नहीं था उनमें, तो ये तीनों तो चीज थी ही, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जिन्होंने डी लगाया करेक्ट है, ठीक है, चलो उधर लगाओ, जीवाणु किसका एक अच्छा उदाहरण है, बैक्टीरिया आर अ गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट, समरूपी विकास है, होमोलिजियस इवोल्यूशन होगा, डिवर्जेंट इवोल्यूशन होगा, विचलन विकास हो जाएगा, ये विसारी होगा, कन्वर्जेंस होगा, या को इवोल्यूशन होगा, सह विकास होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन सा राइट होगा, 30 से, अच्छा चलो चलो, अगर हम जीवाणु की बात करें, इसका उदाहरण ये मैम बैक्टीरिया है, तो ये सिंगल सेल होगी ना, सिंगल सेल होगी, तो मैम ये समरूपी होगी क्या,
जो भाई समरूपी होगी नहीं होगी मैम, ये है विचलन विकास, डिवीजन रिवोल्यूशन, तो इसको हम बी वाला ऑप्शन राइट लगा देंगे। ठीक होगा या नहीं? बढ़िया। एक तरीके से इसको आप समझाती भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं मैम इसको? समझाती, ठीक है। अगर आपका इसकी बात करें होमोलीजियस रिकॉम्बिनेशन, ये वाला भी आ जाए तो वहां पे घबराना नहीं है, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस अलग होती है। चलो, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? बी वाला ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट लगाओ यहाँ पे, कौन सा प्रमाण जैव विकास में सबसे अच्छी तरह से साबित करता है? विच एविडेंस बेस्ट सपोर्ट ऑफ द थ्योरी ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन? जल्दी बताओ। फॉसिल एविडेंस है, जीवाश्म प्रमाण है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस होगा, या आपका जेनेटिक, या ऑल ऑफ दीज? बताओ सबसे अच्छी तरह से साबित हो सकता है जैव विकास। तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वहां पे जीवाश्म प्रमाण होगा, भूर्णीय प्रमाण होगा, अनुवांशिक प्रमाण मतलब जेनेटिक एविडेंस भी यहाँ पे होगा। होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट लगाओ, मानव और चमगादड़ की भुजाएं किस प्रकार के संरचना प्रमाण को दर्शाती है? द फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बैट रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एविडेंस? समजाती अंग, समजात, अवशेषी, संकर मतलब। जल्दी बताओ इसका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा? मानव और चमगादड़ में भुजाएं में किस तरह से उनको प्रमाण को दर्शाती हैं? क्या वो सेम होंगी? आवाज में कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। बहुत स्लो आवाज आती है। ठीक, चलो बताओ जल्दी से, राइट होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे आपकी समझाती होंगी नहीं, समझाती अंग। अभी वहीं पे देख लेते हैं होमोलोजियस ऑर्गन्स, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या होते हैं? समझाती होते हैं मैम। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, समझाती होंगे मानव और चमगादड़। देखो उधर, व्हाट डज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन? ये क्या है, क्या अर्थ क्या है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? इसका अर्थ क्या होता है मैम? सबसे शक्तिशाली जीव बचते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइज्म सर्वाइव है, ये सबसे अनुकूलित जीव बचते हैं, द मोस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनाइज्म सर्वाइव, ओनली लार्ज ऑर्गेनाइज्म सर्वाइव, ये ऑल ऑर्गेनाइज्म सर्वाइव? जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पे सभी जीव जीवित रहते हैं? हाँ, क्या है ये एक प्रकार से? मैम ये क्या है? एक अनुकूलित जीव बचते हैं, द मोस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनाइज्म सर्वाइव। ये सर्वाइवल पूछा था ना, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मसल्स इज इनवॉलेंट्री एंड फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स? कौन सा मांसपेशी प्रकार में अनैच्छिक होता है, आंतरिक अंगों में पाया जाता है? कंकाल मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, चिकनी, ए, बी? और बताओ जल्दी से, बी और सी होंगे क्या? हाँ भाई, कौन सा यहाँ पे राइट होगा? तो देखो उधर पूछा है इनवॉलेंट्री, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में मांसपेशी अनैच्छिक होते हैं, तो आप बता देंगे स्केलेटन मसल, मतलब कंकाल मांसपेशी होती है, हृदय नहीं होगी, चिकनी नहीं होगी। तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन आपके राइट हो गए, जिन्होंने ए लगाया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इधर, अब बताओ, द ह्यूमन स्केलेटन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी बोन्स इन अडल्ट? कितनी होंगी बताओ जल्दी से, बच्चों वाला क्वेश्चन। हाँ लगाओ जल्दी से, इसकी ना तुम्हें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, लगाओ। 206 हड्डियां होती हैं, हाँ ठीक ठीक, 206 हड्डियां होती है। बोन्स वाले पार्ट में ना, इनको 206 हड्डियां बिल्कुल अच्छे से तुम्हें याद हो जाएंगी, ठीक है। स्केलेटन वाला पार्ट जरूर ले लेना। लाइव क्लास होती है रोज 12 बजे से, जुड़ना मत भूलना। सेक्शन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर से कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम बैच बोला, हाँ ठीक, बहुत आसान भाषा में समझने वाले हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, ठीक है। सेक्शन को शेयर करते चलना। नेक्स्ट देखो, विच मिनरल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोन स्ट्रेंथ? हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण होता है? कैल्शियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, आयरन है। अब हाँ, वो मिनरल होगा ही नहीं, वो खनिज ही नहीं होगा, तो हड्डियां मजबूत कैसे होंगी? गिरोगे चटपट टूट जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला, सूरज से मिलने वाली जो आपकी किरणों से मिलने वाला जो विटामिन होता है, डी होता है, आपकी हड्डियों के लिए ज्यादा लाभकारी होता है, ठीक है। तो इसको हम सनशाइन विटामिन बोल देते हैं, सनशाइन विटामिन। ले लिया करो, हड्डियां मजबूत होती हैं, बोन्स के लिए, बोन से रिलेटेड ही होती है। तो मैम ये इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है,
कैल्शिफेरॉल होता है विटामिन डी साइंटिफिक नेम। तो मैं एक तरीके से इसको कैल्शियम के होगा या नहीं होगा, इसमें कौन सा खनिज होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन अगेन राइट होगा, बी वाले राइट है। नेक्स्ट लगाओ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी की बात करें, कान की हड्डी होगी, क्यों भाई कान की हड्डी होगी, हाँ अरे कान की हड्डी, अरे ऑप्शन नहीं है तो देखो उधर, ये आपके स्टेप ये आपके कान के अंदर ही होता है, ठीक है, ये आपकी हड्डी नहीं है इधर अंदर की तरह, ना तुम हेडफोन लगाते हो, हेड घुसा के बैठ जाते हो, गाने सुनते हैं वहीं से धुर सुर, ठीक है। हाँ तो ये ऑप्शन आपका ये वाला राइट है। फीमर हो तो ये बड़ी वाली हो जाएगी, ठीक है, छोटी की कान की हुई, फीमर आपकी बड़ी हुई। टिबिया ये आपके पैरों में आती है, फ्यूमस आपकी आती है हाथ में, ठीक है, सारी हड्डियां बड़ी बढ़िया से याद हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ उधर, विच ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, कौन सा जोड़ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देता है, हिंग ज्वाइंट। अब सभी हड्डियां कोई ना कोई ज्वाइंट से जुड़ी हुई होंगी ही होंगी, है ना, अब हड्डियां हैं कोई ना कोई ज्वाइंट वहां पे होगा ही होगा, क्यों भाई बिना ज्वाइंट के तो वो जुड़े नहीं होगी। अब तुम्हारे पास एक मान लो कोई चीज टूट जाती है तो तुम उसे फेविकोल लगा के चिपकाते हो, फेविकोल से फोटो भी चिपकाते हैं, नहीं चिपकाते हैं, गम से चिपका लेते हैं, हमारे अंदर गम तो बहुत सारा ही है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें कुछ ज्वाइंट की जरूरत होती है, इनमें भी वो ज्वाइंट होते हैं, बॉल सैकेट ज्वाइंट भी होते हैं, वो हमारे सारे अभी इस कैरेक्टर वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं मतलब जब भी पढ़ेंगे, बाकी हमारा चल तो रही है, ठीक है। मजा आ रहा हो, सेक्शन को लाइक जरूर कर देना। विच ज्वाइंट अलाउज पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो देखो अलाउज मूवमेंट इन ऑल इनफेक्शन, मतलब ऑल डायरेक्शंस के लिए कौन सी गति अनुमतित करेगा मैम, तो वो प्राइवेट ज्वाइंट होगा, नहीं पिवट ज्वाइंट, क्यों भाई होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे ये बॉल एंड सैकेट ज्वाइंट होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट है जिन्होंने भी लगाया। नेक्स्ट लगाइए, व्हाट टाइप ऑफ मसल इन द हार्ट मेड ऑफ, हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है, चिकनी मांसपेशी होती है, स्केलेटल मसल होती है, कार्डियक मसल होती है, वोलेंटरी मसल ऐच्छिक मांसपेशी होती है, बताओ जल्दी से कौन सी होती है, हाँ भाई जल्दी से बताओ कौन सी होती है, कौन सी मांसपेशी से होती है, आवाज की कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है, यहीं से आवाज हमारे वॉइस बॉक्स से ही नहीं आवाज आएगी तो तुम तक कैसे पहुंचेगी, गर्म पानी पी रखा है, बीच में की आवाज आ रखी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पूछा था कि हृदय की मांसपेशी कैसी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं बढ़िया से, तो वो होती है कार्डियक मसल, ये कार्डियक का वर्ड आ जाए ना, ये हमेशा समझ लो ये हार्ट के लिए आता है बायोलॉजी डिक्शनरी में, ठीक है, कार्डियो। चलो नेक्स्ट आ जाता है, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, इनमें से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है, शरीर को सहारा देना, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं का निर्माण है, खनिजों को संग्रहित करना, हार्मोन का उत्पादन करना, बताओ जल्दी से कंकाल तंत्र का कार्य कौन सा नहीं है, सपोर्ट द बॉडी, खनिजों को संग्रहित करना है क्या, कि प्रोड्यूस हार्मोन, हार्मोन भी वहां पे प्रोड्यूस करेगा, बताओ जल्दी से, नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। तो देखो इधर, रक्त कोशिकाओं का निर्माण ये नहीं होता है, प्रोड्यूस्ड ब्लड सेल्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, व्हाट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, fascia, तो सभी को पता है मैम हड्डियों मांसपेशियों को जोड़ने वाला वो कौन होता है, तो आंसर आ रहे हैं बढ़िया से, टेंडन होगा या नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है, जिन्होंने भी बी लगाया बढ़िया है, ठीक है, बी वाले बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट आ जाओ उधर क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग बोन, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी हड्डी है, बताओ जल्दी से कौन सी है, पटेला, फिबुला, स्टर्नम, देखो मैम ये स्टर्नम बोल्ड वाले में जाएंगे ना, तो ये टाई के प्रकार की होती है, जैसे तुम टाई लगाते हो ना, टाई बोन भी इसको हम बोलते हैं, तो ये क्या होती है, स्टर्नम होती है, सामनम जैसी लग रही है ना, तो इसी टाई बोन को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। कहाँ होती है, ये देखो ये यहाँ पे टाई बोन लगी हुई होती है, फिर यहीं पे तुम्हारी सारी की सारी ये लगी होती है मांसपेशी वो, ठीक है, समझ में आया, तो ये स्टर्नम वही टाई बोन को ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये स्कैपुला आपकी आती है एक हड्डी,
और ये फीमर वाली होती है, ये सबसे लंबी होती है, ये होती है थाइज में, पैर की होती है। और ये पटेला भी आपकी आती है किसमें, पैरों में आती है। तो फीमर वाली, पैर वाली, ये वाली लंबी वाली हड्डी हुई, तो ऑप्शन बी वाला राइट हो गया। नेक्स्ट है एथराइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी, हृदय, जोड़, फेफड़े, गुर्दे। एथराइटिस की बीमारी हो जाती है ना, तो वो किससे संबंधित होती है, बताओ जल्दी से। हाँ, तो मैम वो देखो एथराइटिस की बीमारी, अभी एक तरीके से जैसे किसी से नाम से सुना होगा, यार मेरे को एथराइटिस हो गया, उससे बीमारी हो गई, है ना। तो एथराइटिस नामक बीमारी होती कैसे मैम, तो देखो इसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से होते हैं कि एथराइटिस में क्या क्या होता है, ज्वाइंट, पहले तो हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, कभी कहेंगे मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, मेरे पैर के जो बोन्स है, मतलब घुटना है, उसमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें स्वेलिंग वहां पे दिखती है पैरों में, ठीक है, स्वेलिंग भी दिखाई देती है। और आपकी जो बोन होती है, ज्वाइंट पेन है, मतलब कहाँ पे, अगर ज्वाइंट में आपका पैर ही ले लो, ये वाली बोन, ठीक है, पैर में पटेला, ठीक है, तो यहीं पे ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट में सबसे ज्यादा पेन होता है, किसमें, एथराइटिस में, ठीक है। ये आपके सिम्टम्स होते हैं इसके। अब मोशंस भी आपके वहां पे देखे जाते हैं, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। बाकी अगर हड्डियों की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी हड्डी ये वाली होगी, फीमर की हड्डी, पैर की, लेग वाली, ठीक है, बताया था। बाकी पटेला आपका यहीं पे कटोरी वाला होता है, पटेला, टिबुला, फिबुला, और आपका टार्सल बोन ये होती है, बाकी फेरिंग वाला पार्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे हाथों में आती है रेडियस, अल्ना, कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल, फेरिंग वाला पार्ट। बाकी कौन सी होती है, क्रेनियम, कैलवस, स्टर्नम, रिब्स, ह्यूमरस, ये सभी सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो देखो स्टर्नम बोल रहे थे ना, तो ये वाली टाई बोन ये होती है, यहीं पे होती है आपकी बिल्कुल चेस्ट में, ठीक है, चेस्ट बोन, टाई बोन। समझ में आया नहीं आया, क्यों भाई, मजा आ रहा, सेक्शन को लाइक जरूर से कर देना। और आपकी क्लास तो डेली रोज 12 बजे से होती है, ठीक है। चलो, तो ये बोन समझ में आ गई नहीं। बाकी हमारी जो 206 हड्डी है ना, ये बिल्कुल यूं याद हो जाएगी, ठीक है। पेल्विक, पेक्टोरल, जो भी यहाँ पे कंधे, कूल्हे, यहाँ पे जो भी हड्डी है, समझ में आ जाएगा हमें कौन सी हड्डियों में दर्द हो रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन में बैक। पूछा था, अरे भाई कौन से क्वेश्चन पे थे हम, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ गया। चलो, पूछा है सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, ये वाला क्वेश्चन तो हमने लगा ही लिया था, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले शक्ति का जीवन कैसे हुआ, बताओ जल्दी से। अच्छा, एथराइटिस के बारे में बात कर रहे थे, तो मैम ये तो हमने बता दिया, ये 1 मिनट, किसके लिए, ज्वाइंट्स के लिए होता है, जो बोन्स के लिए होता है, ठीक है। एथराइटिस नामक बीमारी किसके लिए हुई, बोन्स के लिए हुई, जोड़ के लिए हुई, कहाँ पे जोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सेल, सेल बता दिया, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये तो केमिस्ट वाला थोड़ा लैंग्वेज हो गया, हटाओ उसको, समझ में तो आना नहीं है, ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ दी सेल होती है, ठीक है। आपकी सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई, सेल हो गई। मूलभूत इकाई छोटी सी हो गई, सेल। सेल मान लो ये सेल है छोटा सा, अब एक क्या बनाएगा, ये टिश्यू बना देगा, टिश्यू तक को तैयार कर दिया, एक छोटे से सेल, हमारी बॉडी लो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है, टिश्यूज हमारे आगे। अब ये क्या टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे मैम, ये हमारी किडनी बना दी, किडनी क्या अंग बना दिया, जो भी हमारे अंग उपस्थित हैं, सारे अंगों को अलग ले लो। अब आज उधर ये अंग मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम पूरा तैयार कर देंगे। मतलब मैम समझ में आ गया कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, हमारी सेल है। अब आज नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबियोटिक सेल, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रोबियोटिक है, बैक्टीरिया, कवक, पौधा, जानवर, बताओ जल्दी से, कौन सा राइट है यहाँ पे ऑप्शन। अरे अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो चलो बताओ जल्दी से, इसका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा, बैक्टीरिया, कवक, पौधा, जानवर। प्रोकैरियोटिक वही बता दो, आपके सेल वाले, ठीक है। तो मैम वो कौन से होंगे, बैक्टीरिया होंगे, सिंगल सेल वाले, है ना। बैक्टीरिया, आर्किया,
दी सेल लैक अ न्यूक्लियस, अनदर ऑर्गेनल्स, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, अनदर ऑर्गेनल्स भी नहीं है, तो दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स। क्या है मैम? दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स, ठीक है, जिनमें क्या होती है मैम? एक सिंगल सेल होती है, अ सिंगल सेल, यानी कि एक कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट लगाओ क्वेश्चन यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस? पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? जड़, तना, पत्तियां, फूल। अब पौधे भी हमारा प्रकाश संश्लेषण करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ जल्दी से, क्या होगा यहाँ पे? हरी पत्तियों में होगा कि नहीं होगा? देखो, अगर बात आ जाए पत्तियों में, तो मैम पत्ती कैसे हमारा प्रकाश संश्लेषण करती है? देखो, हरी पत्तियों में क्या होता है? हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। हरी पत्तियां, ऑप्शन सही है, बढ़िया है, सी वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है मैम? इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यही पाया जाता है पत्तियों के अंतर्गत, इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण कर पाती है, ठीक है। अभी क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या क्लोरोफिल हो गया मैम? ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल ही आपकी सूरज की रोशनी को सोखने में मदद करती है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो आ जाओ इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? बताओ जल्दी से। हाँ भाई, देखो, अगर जाइलम्स में बात में आ जाए, अगर प्लांट्स के अंतर्गत, तो वो क्या फूड, वाटर, ऑक्सीजन मिनरल्स, क्या मैम वो ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को करेगा, ठीक है, क्योंकि जाइलम आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करता है। तो अगर एक तरीके से बोल देंगे कि मैम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेल, होगा या नहीं होगा? तो मैम इसमें क्या है, इन्होंने भोजन का परिवहन, पानी का परिवहन किया, मिनरल्स का परिवहन किया, तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे भाई? तो बी वाला ऑप्शन देखो सबसे पहले राइट है, क्योंकि ये क्या करेगा? वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। वैसे तो ये क्या करेगा? मिनरल्स का भी कर लेगा, आपकी न्यूट्रिशंस, हाँ, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट ऑफ द सेल, ठीक है, रेस्ट ऑफ द प्लांट। चलो नेक्स्ट आ जाओ उधर। व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट्स हेल्प इन गैस एक्सचेंज? पौधे के किस भाग से गैसों का आदान प्रदान होता है? पौधों में कौन से भाग से होगा? जड़ है, स्टोमाटा है, क्लोरोप्लास्ट है, फ्लोएम है? बताओ जल्दी से। हाँ भाई, पत्ती, तना, रंध्र, जड़, जड़ के जो रंध्र होते हैं उसमें, जड़ के रंध्र की बात आ जाए तो मैम अगेन हम किसको ठहराएंगे? स्टोमाटा को ठहराएंगे, ठीक है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा ही नहीं होगा? बताओ कि यहाँ पे पौधे की किस भाग से गैसों का आदान प्रदान होता है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे मैम स्टोमाटा से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इधर क्वेश्चन पे, कि पूछा है द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल सेल इन कार्ड। आइडेंटिकल कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिससे दो समान कोशिकाएं बनती हैं, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? बताओ। मिटोसिस, मियोसिस, बेनिफिसेंस है, बुडिंग है? बडिंग, बताओ जल्दी से। अगर बात आ जाए, देखो क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन इंडिकल सेल इन कार्ड, मतलब प्रक्रिया जिससे दो समान कोशिकाएं बनती हैं। अब देखो मैं एग्जांपल ले रही हूँ हाइड्रा का। किसका? हाइड्रा का। हाइड्रा का क्या होता है? एक बर्ड खिलता है पहले, ठीक है, खिलेगा या नहीं खिलेगा? देखो आंसर बता रहे, बडिंग। बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर दिया है बडिंग, बढ़िया से आंसर दिया है। चलो अच्छा, नहीं नहीं, कोशिका के नाभिक में डीएनए दो समान समूहों में पाया जाता है मैम। तो यहाँ पे अगर नाभिक की बात आ रही है तो मिटोसिस आंसर सही होगा, ए वाले आंसर सही है। बडिंग तो मैम हाइड्रा आता है, हाइड्रा करता है। और हाइड्रा किस में आता है? जो भाई समसूत्री मिटोसिस, कोशिका के नाभिक के जो डीएनए होते, डीएनए के दो समान समूह में पाया जाता है, ये तो पता है। अगर हम इसकी बात कर ले, बाइनरी की बात कर ले, बाइनरी फिजन्स की बात कर ले, तो मैम इसमें प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर होती है।
मियोसिस की बात करेंगे मैम, इस मियोसिस की, तो मियोसिस प्रक्रिया में अगर आ जाए तो यहाँ पे आपके शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, मेन क्वेश्चन में बताया था। तो इस वाली प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में क्या हुआ, एग और स्पर्म बना। समझ में आया नहीं आया, बताओ कि नहीं, हाँ कि ना। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक मटेरियल इन सेल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आनुवांशिक सामग्री है। आनुवांशिक सामग्री के लिए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, बताओ जल्दी से। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड होगा मैम, आनुवांशिक डीएनए के लिए ही आता है, तो ए वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट है। अगर हम इसके की पॉइंट्स में चले जाएं तो इसका फंक्शन मैम क्या होता है, फंक्शन है स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा, डबल हेलिक होता है ना, डबल हेलिक होता है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन द माइटोकॉन्ड्रिया, निम्नलिखित में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण, सामग्री मटेरियल ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स, बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो मैम ऑप्शन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमेशा क्या आएगा, एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन, किस रूप में मैम, किस फॉर्म में, तो वो हो जाएगी एटीपीस के फॉर्म में। पावर ऑफ द सेल भी बोलो, इसको बोला जाता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ उधर, विच प्रोसेस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में कौन सी प्रक्रिया होती है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन पाचन, कौन सी प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में, बताइए जल्दी से कौन सी होगी इसके अंतर्गत। तो मैम यहाँ पे आप ऑप्शन लगा देंगे, किण्वन पाचन की होगी, किण्वन की होगी, या प्रकाश संश्लेषण या श्वसन की होगी, बताओ जल्दी से किसकी होगी, आप ऑप्शन लगाइए। क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्लांट को हरा रंग देता है। ठीक है, तो मैम क्लोरोप्लास्ट होता है, ये आपके क्या होता है, प्लांट को ग्रीन रंग देता है, प्लांट को हरा रंग देता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आ रहा हो तो लाइक करते चलना, न्यू हो तो सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना। बाकी आपकी कल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने कौन सा चैप्टर निपटाया, ब्लड ग्रुप का निपटाया है। ब्लड ग्रुप अगर उसमें दिक्कत आ रही हो तो क्लास, आज की क्लास ली हुई है, में जाके चेक कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी हैं बढ़िया से, जैसे कि सभी पता है कि हम सारे अपने क्वेश्चन में क्या करते हैं, थ्योरी पहले पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम अपने पीवाईक्यूज को लगाएंगे, एमसीक्यूज को लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, रेस्पिरेशन, कोई लगा रहा है फर्मेंटेशंस। ठीक है, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, ढह गए। प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट आ रहा है तो बता रहे, हरी पत्ती हरा रंग देता है मैम, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं होगी, है। चलो नेक्स्ट आ जाओ उधर क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, एनर्जी प्रोटेक्शन, गैस एक्सचेंज। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, राइबोसोम कहाँ है, सेल के अंतर्गत होता है, एक ऑर्गन यहाँ पे, बताओ जल्दी से मैम। ये राइबोसोम रफ वाले पार्ट में किसके, इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि अंतःपृथ्वी जालिका के अंतर्गत रफ वाले पार्ट में पाया गया था, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, और इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, किसकी, प्रोटीन फैक्ट्री इन सेल। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का नाम दिया, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, करेक्ट है, बढ़िया से, ये वाला जिन्होंने लगाया बिल्कुल राइट है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी प्रजनन का प्रकार है, बेनिफिजन, बडिंग है, वेजिटेटिव आ जाएगा, या आपका ऑल ऑफ दीज अबव, बेनिफिजन होंगी क्या, कौन सा राइट है। हाँ, तो अब जो बडिंग लगा रहे थे तो उसमें बडिंग में क्या होता है कि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा कैसे करता है, यहाँ पे उसमें भी तो एसेक्सुअल ही होता है ना, तो एसेक्सुअल में ही आता है, तो इसका एग्जांपल तुम हाइड्रा को भी ले सकते हो। ठीक है, हाइड्रा का क्या होता है, एक बड़ होता है, एक बड़ खिल जाता है, उसमें देखते हैं ना क्या करते हैं, मुकुलन करते हैं वो। ठीक है, क्या करते हैं, मुकुलन करते हैं।
हम्म तो यहीं पे ऑप्शन, अगर ए सेक्शुअल की बात आ जाए, ए सेक्शुअल टाइप रिप्रोडक्शन की बात आ जाए, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बडिंग वाला भी राइट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रा है। नेक्स्ट है कि द ह्यूमन द हार्ट हाउ मेनी चैम्बर्स, मनुष्यों में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1 2 3 4, कितने कक्ष होते हैं? तो उसमें 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे या 1 होगा? नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि उसमें 4 होते हैं। वेंटिकल, आर्टरिया, ठीक है, आर्टरिया वेंटिकल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर इसका कौन सा है? डी वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। ह्यूमंस की बात कर रहा था। तो नेक्स्ट वाला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, कंकाल प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन द इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंगों का सुरक्षा है, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कौन? पाचन, रक्त संचार, क्या वाला ऑप्शन होगा? पाचन वाला राइट होगा कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना भी हो सकता है। क्या होगा? बाकी 4 चैम्बर जो हार्ट वाले उसमें हम कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे कैसे आर्टरिया वेंट्रिकल होते हैं, बाकी भी ह्यूमंस में। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्केलेटन, मतलब इसका प्राइमरी फंक्शन तो वैसे तो बोल सकते हैं प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी, मतलब कि क्या करता है? एक तो ये आंतरिक सुरक्षा करता है, आंतरिक मतलब सारे ऑर्गन्स इसके अंदर सुरक्षित होते हैं, तो पहला ऑप्शन ये हो गया, प्राइमरी फंक्शन तो आपका यही हो गया। बाकी ये क्या होता है? बाकी ये सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी, बिल्कुल, तो ए वाला राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इनमें में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है? मस्तिष्क है, हृदय, फेफड़े, गुर्दे। नर्वस सिस्टम का अगर आ जाए तो नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, एक आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में गए, सीएनएस और पीएनएस 2 पार्ट होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, और अगर हम पेरिफेरल में चले जाएंगे इसमें क्या आती हैं? आपकी सारी नर्व्स आती हैं, मतलब नसें आती हैं। तो बोल सकते हैं कि इसका पार्ट ही सबसे पहला कौन सा सेंटर में आ रहा है? वो है मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन। समझ में आ गया? नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी को शराब और कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, किरण श्वसन या पाचन। अल्कोहल बनने में, शराब बनने में भी यूज बताया था, अंगूर के रस का यूज किया जाता है, वहां पे फर्मेंटेशन होता है, किण्वन की क्रियाएं होती हैं। तो प्रोसेस समझ में आया कि कौन सी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ठीक है, अगेन बी वाला राइट होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया होती है, किसमें? चीनी और शराब में, अल्कोहल यहाँ पे इसमें बदलने की, एक्सचेंज करने का। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर का मुख्य क्या है? यकृत का मुख्य पाचन है, रक्त प्यूरिफिकेशन है, एनर्जी प्रोटेक्शन है, या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा यहाँ पे राइट होगा? अगर हम लीवर की बात करते हैं तो लीवर में कौन क्या क्या चीजें होती हैं? ब्लड प्यूरिफिकेशन भी वही करता है, डेटोफिशिकेशन भी वही होता है, मेटाबॉलिज्म का कारण भी वही होता है, और आपका ब्लड शुगर और रेगुलेशन को भी वही कंट्रोल में करता है। ठीक है, बाकी आपके स्टोरेज को भी रखता है, स्टोरेज ग्लाइकोजन है, विटामिन को भी वहाँ पे स्टोर करके रखता है। ये सारे काम किसके होते हैं? विटामिन और मिनरल्स का भी वो करता है, स्टोर करता है। ये सारे काम आपके लीवर के होते हैं। तो आप लगा सकते हैं पहला कार्य पूछा प्राइमरी फंक्शन, तो वो आपका हो गया ब्लड प्यूरिफिकेशन। बाकी स्टोरेज तो इसके अंतर्गत होता ही होता है, किसका? विटामिन का होता है, मिनरल्स का होता है। समझ में आया? ये सारी चीजें किसके अंदर होती है? लीवर के अंदर होती हैं। ठीक है, स्टोरेज करता है वो ग्लूकागन, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एब्जॉर्ब वाटर, इनमें से कौन सा पौधे का हिस्सा पानी को शोषित करता है? कोई खाना बनाता है, कोई पत्ती के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अब बताओ इसमें कौन सा? जड़, तना, पत्ता, फूल, लीफ, फ्लावर, कौन सा यहाँ पे राइट होगा?
जड़ होगी रोम, जड़ होगी क्योंकि यहाँ पे जड़ कहाँ पे होती है, मिट्टी के अंदर होती है ना। तो मिट्टी की पानी की सांद्रता कितनी होती है, अगर हम उसके ऊपर में चले जाएंगे, ऊपर की सांद्रता ज्यादा अधिक होती है, इस नीचे की होती है जड़ की वो कम होती है। हाँ, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं मिट्टी में जो पानी की सांद्रता होती है वो जड़ के जो रोम होती है उसके अंदर की सांद्रता से सबसे ज्यादा अधिक होती है, ज्यादा होती है। तो ऑप्शन सिंपल सा राइट है, ए वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि जड़ ही हो सकती है, पानी का अब्जॉर्प्शन कौन करेगा, जड़ करेगा, जड़ के रोम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज डाइजेशन बिगिन, मानव शरीर के किस हिस्से में पाचन की शुरुआत होती है, मुंह में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से होगी, बकल कैविटी से होगी, बकल कैविटी से होगी, जिसके अंतर्गत हमारे सारे के सारे स्लाइवरी ग्लैंड से क्या होंगे मैम, वहां पे कुछ लार होंगे, है ना। वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है पाचन की, तो मुख से होती है, मुंह से होती है। ठीक है, बाकी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, पेट में, उसमें आपका प्रोटीन का पाचन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत क्या करती है, पानी का अवशोषण करती है, यानी कि पानी का अवशोषण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिड अम्ल। क्या है प्रोटीन, यानी कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका अगर कंपोनेंट की बात करें तो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट है, सारे के सारे कंपोनेंट्स किसके होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के होते हैं। तो दिख रहा है लिपिड्स होगा, तो अगर हम पहला मेन बोले तो लिपिड्स होता है, अगर पूले की बात करें तो फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो सी वाला अगेन ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अक्यूर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिड अम्ल। कौन से यहाँ पे राइट है, जिसमें होती है, किसकी क्रियाएं होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में विच इज द फॉलोइंग, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, क्रेब्स साइकिल होती है, श्वसन की क्रियाएं चलती है, टीसीए चलता है वहाँ पे, होम्योस्टेसिस है भी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके ऑप्शंस थोड़े मिस्टेक लग रहे हैं, क्रियाएं नहीं है, ये वाले ऑप्शन दूसरे हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन है ये। चलो, इसमें क्रियाएं एक तरीके से लिख सकते हो, टीसीए की क्रिया होती है, क्रेब्स साइकिल होती है इसमें। ठीक है, क्रेब्स साइकिल होती है, बाकी जो ऑप्शन है दूसरे क्वेश्चन के हैं। ठीक है, चलो, होम्योस्टेसिस की क्रिया भी इसके अंदर, कैल्शियम होम्योस्टेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इधर क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में हार्मोन का उत्पादन करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, पाचक तंत्र, अंतःस्रावी, संचार तंत्र, श्वसन तंत्र। हार्मोन के लिए जिम्मेदार हमेशा कौन रहेगा, एंडोक्राइन सिस्टम रहेगा। ठीक है, डकलेस होती है, यहाँ पे डक्ट होती है। ठीक है, जो भाई हार्मोन के लिए यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम होगा, अंतःस्रावी जालिका। ठीक है, हाँ, तो बी वाला राइट है। चलो, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड हॉर्न्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टुगेदर, डीएनए के दो स्टैंड के एक साथ जोड़ने वाला प्रकार का बंधन कौन सा होता है, कौन सा वो बॉन्ड होता है जो डीएनए की जो टू स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको हम कहते हैं, ऑनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट होता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, धात्विक बंधन बोलेंगे उसको, आयनिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे। सी वाले राइट है, जिन्होंने सी लगाया करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए टुगेदर मतलब इसमें जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब हाइड्रोजन बंधन होता है इसमें। ठीक है, रेप्लिकेशन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द मैमल, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनधारी है, छिपकली, चमगादड़, मगरमच्छ, मछली। कौन सा यहाँ पे है मैमल, बताओ। देखो, जो जानवर कशेरुकी होते हैं, ठीक है, जो जानवर कशेरुकी होते हैं उनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, मतलब स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा। बाकी एग्जाम्पल्स होते हैं कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हिरन, ये सभी क्या है, बंदर, मनुष्य, ह्यूमन भी सारे क्या है, स्तनधारी होते हैं।
क्योंकि इनमें क्या होती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और कशेरुकी होते हैं। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे दिख रहा है? बाकी तो और भी हो सकते हैं, चमगादड़, डॉल्फिन वगैरह। हाँ, तो अगेन यहाँ पे तुम्हें फिश दिख रही है, चमगादड़, लिजार्ड, क्रोकोडाइल। तो मैम यहाँ पे चमगादड़ ऑप्शन राइट होगा। मेल मैमल की बात करें तो यहाँ पे वो होगा चमगादड़। ठीक है, बाकी अगर कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये सब भी आ जाए तो ये भी करेक्ट है। बंदर, वानर, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल, ये भी सारे स्तनधारी हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस उभयचर प्राणियों की वर्म ब्रेडेड है, कोल्ड ब्रेडेड, लिव ब्रेडेड, यहाँ पे लेइंग एर्थ और लैंड, जमीन पर रहते हैं या गर्म खून ठंडे खून वाले कुछ होते हैं, बताओ जल्दी से। देखो उभयचर दो प्रकार के होते हैं, या मतलब दो क्या, पानी में भी रह लेते हैं, जमीन पे भी रह लेते हैं, कंफर्टेबल होते हैं दोनों जगह पे, लेकिन इनका खून कैसा होता है, वो गर्म खून वाले होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पहली विशेषता होती है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो गर्म खून वाले होते हैं, क्योंकि वो जमीन पे भी रह रहे हैं और पानी में भी रह रहे हैं। ठीक है, उभयचर। तो यहाँ पे वार्म ब्लडेड होगा, ए वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों जगह कंफर्टेबल है, तो बी वाला ऑप्शन राइट है। ठंडे खून वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं। इनमें क्या होता है, ठंडा खून पाया जाता है, तभी तो ये दोनों जगह पे कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, हेल्प इन ऑक्सीजन प्रोडक्शन है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी को अवशोषण करना। क्लोरोफिल का कार्य क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्य दिखता है हमें, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, मतलब कि जो सनरेज आ रही हैं, लाइट एनर्जी, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट होगा। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में यही क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन के दौरान कौन सा अंग उत्पन्न मतलब होता है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कौन सी गैस होती है? तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वहां पे बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। पूछा है विच टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। किस प्रकार का ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडर, उपास्थि, संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण क्या है? ब्लड है। बाकी कैटलेज के उपास्थि का उदाहरण वहां पे है, टेंडन्स का उदाहरण लिगामेंट्स का। अगर हम इसकी बात करते हैं बोन्स की कनेक्ट मसल्स से, तो वहां पे टेंडेंस होगा ही नहीं होगा। टेंडेंस की वजह से क्या होती है, बोन्स आपकी बिल्कुल एक प्रकार से बोल सकते हो मसल्स में होती है। ठीक है, कनेक्ट होती है, तो वहां पे कौन से होगी, टेंडेंस होगा। अगर बात करते हैं बेसिक की, तो अगर इसमें लिख सकते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन, ये क्योंकि अटैच होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे टेंडेंस राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, क्लॉट ब्लड, प्रोड्यूस हार्मोन, हार्मोन का निर्माण करना नहीं होगा, क्योंकि ये आपका अंतरस्रावी का काम है मैम। बाकी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ये आरबीसीज का काम है, रेड ब्लड सेल्स का, लालत कोशिका का, फाइट इन्फेक्शन संक्रमण से लड़ना, मतलब प्रतिरक्षी के रूप में आपका ये क्या है, डब्ल्यूबीसी का कार्य पूछा था, सफेद रक्त कोशिका का, जो व्हाइट होती हैं। ठीक है, जो व्हाइट होती हैं इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, व्हाइट में होती है, ट्रांसपेरेंट में होती है, दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही? ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। ये आपकी किसके लिए होती है, प्रतिरक्षी होती है, ये आपकी रोगों से बचाव करती हैं। ठीक है, समझ में आया? बाकी आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ आपके पार्ट आपके वेसल्स के अंतर्गत दिखेंगे, कुछ डब्ल्यूबीसीज के होते हैं। बाकी ये जो येलो कलर का आपका दिख रहा है, ये होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा येलो कलर किसकी वजह से आता है, लीवर में बिलिरुबिन के कारण आता है। ठीक है, प्लाज्मा का रंग। बाकी ये आपकी श्वेत रक्त कोशिका है, डब्ल्यूबीसी है, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, और कुछ यहाँ पे प्लेटलेट्स भी, यहाँ पे बिम्बाणु भी नजर आ रहे हैं। बाकी सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है, लेवल होता है, परसेंटेज, वो आपका डब्ल्यूबीसीज का ही ज्यादा होता है, आरबीसीज का नहीं, सॉरी, आरबीसीज का ज्यादा होता है, डब्ल्यूबीसीज का कम होता है।
ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछा था अभी, हाँ तो ये तो हो गया, तो समझ में आ गया फाइट इन्फेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, यकृत। अगर सबसे बड़े अंग की बात करें, सबसे बड़ा ऑर्गन, तो यहाँ पे त्वचा होगी। ठीक है, सबसे बड़ी यही होती है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, त्वचा। ठीक है, स्किन यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ को छानबीन करता है, पाचन करता है, हार्मोन का उत्पादन करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या है किडनी का वर्क, मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का अगर हम कहेंगे तो फिल्टर द ब्लड। एक तो क्या करता है, फिल्टर करता है किसको, ब्लड को। प्यूरिफिकेशन मत लगा देना, वो तो लीवर का काम होता है। ठीक है, तो अगर हम फिल्टर की बात करेंगे तो द फिल्टर द ब्लड। रिमूव क्या होता है, वेस्ट पदार्थ, यानी कि आवश्यक पदार्थ को यहाँ पे बाहर कर देता है। एक्सेस फ्लूइड एंड रेगुलेट द बॉडी वाटर टू बैलेंस, बैलेंस भी कर देता है। तो आप ऑप्शन लगाएंगे फिल्टरेशन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन को नियंत्रित करता है? सेरेब्रम या आपका मेडुला ऑब्लांगाटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कौन से यहाँ पे चारों में से ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर हम ब्रीथिंग के लिए ऑप्शन यहाँ पे करेंगे, ब्रेन कंट्रोल, ब्रेन में कौन कंट्रोल कर रहा है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा कर रहा है। श्वसन के लिए कौन जिम्मेदार है? मेडुला ऑब्लांगाटा। अगर वहां पे आपकी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस के लिए आ जाए तो आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाँ। अगर हम मेडुला ऑब्लांगाटा की बात करेंगे तो ऑब्लांगाटा इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज। निम्नलिखित में से अग्नाशय का कार्य क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइमों का स्राव करना होता है। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का उत्पादन करना होता है। रक्त संचार या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन राइट होगा? देखो द मेजर फंक्शन इसका होता है कि क्या होता है, सबसे पहले तो ये डाइजेशन में आता है। प्रोसेस एंजाइम, एंजाइम को भी यहाँ पे निकालता है, पेनक्रियाज तो है तो एंजाइम को निकालेगा ही। बाकी ब्लड शुगर को रेगुलेट भी करता है, क्योंकि इसमें शुगर के लिए इंसुलिन यहाँ पे देखा जाता है पेनक्रियाज की, किसमें, बीटा सेल से निकला हुआ। ठीक है, बाकी ग्लूकागन होता है और ये आपका होता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से आपकी क्या हो जाता है, आपकी डायबिटीज हो जाती है। इसीलिए क्या करता है, शुगर लेवल को ही मेंटेन करके रखता है, रेगुलेशन को करता है। ठीक है, तो शुगर लेवल को किया इसमें, तो आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि एक्सक्रीशन यानी कि डाइजेशन, एंजाइम को भी निकाला, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का भी उत्पादन किया, बाकी ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी जिम्मेदार है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला राइट है। नेक्स्ट है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए रंग द्रव्य जिम्मेदार कौन सा है? क्लोरोफिल, मेलानिन, कैरोटीन, हीमोग्लोबिन, कौन जिम्मेदार है? तो ग्रीन कलर आता है ना प्लांट में, तो क्लोरोफिल की वजह से आता है। हीमोग्लोबिन की वजह से तो ब्लड का रेड कलर आता है, ब्लड का रेड कलर आता है, हल्का पीला। कैरोटीन की वजह से भी आता है। मेलाटोनिन आपका कलर डार्क कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। इनमें से कौन सा कार्य मानव कंकाल का नहीं है? अंगों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड सेल्स है, रक्त कोशिका का उत्पादन है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम है, कैल्शियम का भंडारण कह सकते हैं इसको, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का उत्पादन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन के लिए कौन जिम्मेदार है, बताओ जल्दी से। ये तरीके से बोल सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन, नॉट अ पार्ट बोला है, नॉट फंक्शन। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर हार्मोन्स, हार्मोन का उत्पादन ये नहीं करता है, बाकी ये तीनों चीजें तो कर ही देता है। यहाँ पे स्टोरेज कैल्शियम का तो होता ही है, बाकी प्रोटेक्शन ऑर्गन को भी करता है, ब्लड सेल्स को भी उत्पादन करता है। मैम यहाँ पे कैल्शियम का स्टोरेज तो है, बोन्स के अंदर होता ही है, आपका एक कंपोनेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? हो भाई, कौन सा यहाँ पे राइट होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका डी वाला राइट होगा।
ठीक है, ये आपका वर्क नहीं है, किसका, स्केलेटन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसमें से रेड ब्लड सेल का वर्क क्या है, वही रिमेन कि रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती है, किसका, ऑक्सीजन का करती हैं। बाकी तो ये वाला ऑप्शन राइट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ब्लड क्लॉटिंग का वर्क किसने किया, तो ये प्लेटलेट्स ने किया। फाइट इन्फेक्शन को किसने किया, तो ये WBC ने किया, ये तो पता चल गया। प्रोड्यूस हार्मोन, हार्मोन का उत्पादन नहीं हुआ, तो अगेन ये वाला ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल। इनमें से कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होता है, बाइल जूस, यकृत, पेट, अग्नाशय, गुर्दा। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग बाइल है, तो आप बताओ जल्दी से कौन सा यहाँ पे राइट होगा। हाँ, तो यहाँ पे अगेन देखो लीवर ही यहाँ पे जिम्मेदार है, किसके लिए, पित्त रस के लिए। ठीक है मैम, पित्त के लिए जिम्मेदार है, अंग है, लीवर है, बढ़िया से ऑप्शन राइट है, जिन्होंने लगाया बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, पूछा इन विच ऑर्गन डज गैस एक्सचेंज अक्योर इन ह्यूमन। मानव में वो गैस का आदान प्रदान कौन करता है, फेफड़े, हृदय, गुदा, पीठ। बताओ जल्दी से कि मानव के अंतर्गत कौन गैसों का यहाँ पे आदान प्रदान करता है, कौन सी यहाँ पे अंग है। हाँ बताओ जल्दी से, कौन सा यहाँ पे राइट है, कौन सा अंग है यहाँ पे जो आदान प्रदान कर रहा है गैसों के लिए। अब तुम पेट मत लगा देना, गुर्दा मत लगाना, दिल का मामला, ब्लड का पंप करना होता है हमारे। ठीक है, बाकी इमोशंस के लिए तो हम बहुत सारी चीजों को ठहरा देते हैं, हमारा दिल टूट जाता है। ठीक है, तो फेफड़े आपके हो गए या आपके लंग्स हो गए जो आपके क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। हृदय का मामला सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड को पंप करना है, माई जीवितम। ठीक है, बाकी ऑर्गन्स के लिए जिम्मेदार है किडनी आपकी, पेट आपका, तो यहाँ पे गैसों के लिए जिम्मेदार आपके फेफड़े हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आप लगा दो कि व्हाट इज द रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषण, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सॉरी आज खांसी बहुत आ रही है मेरे। ठीक है, सुबह भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए क्लास थोड़े दिन से नहीं हो रही थी। पानी गर्म करके रखा है बीच बीच में, आवाज की अगर दिक्कत हो रही हो मैं थोड़ी सी। ठीक है, हाँ भाई, तो पानी भी रखा है हमने गर्म करके अपने लिए। ठीक है, वॉइस बॉक्स में ही दिक्कत हो तो आवाज कहाँ से आएगी। ठीक है, बाकी मैराथन क्लास के लिए बोला था। चलो ठीक, ओके ओके ठीक। अब आ जाओ उधर, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द अबव, मतलब उपयुक्त सभी। पाचक तंत्र के लिए यहाँ पे मुख्य कार्य यहाँ पे क्या है मैम, तो ये भोजन का पाचन है, अपशिष्ट का निकासन तो नहीं हो सकता है मैम, तो ये रॉन्ग है। ऑल ऑफ हटाओ इसको साइड। अवशोषण, भोजन का पाचन, ये क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। ठीक है, क्या करता है, भोजन का पाचन करता है, बताओ जल्दी से। ठह गया ना, हम ऐसे ही फंसाते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही फंसाते हैं। बताओ अब नहीं, अब तुम्हारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि तुम इनको लॉक करो, आंसर को लॉक करो। हम तो भाई, ठीक है, बाकी माइंड का काम तो फंसाना, हमारा काम भी ये समझ लो फंसाना ही है। ठीक है, हमने बता दिया, तुम ये लगा दोगे। ठीक है, वरना तो गए, ढह गए सारे के सारे। तो देखो उधर, बाकी अगर हम बात करें पाचक के लिए, अवशिष्ट का निकासन, भोजन का पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण, तो मैम ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट होगा। बोलो, आप कह दो मैम तुमने काट दिया था। ठीक है, हमने तो काटा था, लेकिन तुमको तो लॉक करना चाहिए था, आंसर करना चाहिए था, नहीं। ठीक है, चलो हटाओ इसको, समझ में आ गया नहीं। 8 वाले यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट होगा, बढ़िया। चलो सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ भागे जा रहे हो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, जड़, स्टोमाटा, पत्तियां, फूल। अब बता दो पौधों के अंतर्गत कौन सा श्वसन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है भाई, जड़ होते हैं, स्टोमाटा होता है, या आपका लीव्स होंगी, या फ्लावर्स होंगे, कौन जिम्मेदार है इसमें, बताओ जल्दी से, कौन जिम्मेदार है इसमें।
ख्याल रखो अपना भी, ठीक है। बड़े बाकी ऐसे ही हाल हो जाएगा मेरे जैसा तो मेरे खांसी आ रही है और थोड़ा कोल्ड भी हो रखा है। बाकी अगर हाँ चलो, देखो लाइव क्लास 12 बजे से होती है टेलीग्राम पे, तो मैं इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन होगा, ठीक है। मैराथन क्लास बताई थी तो होनी होनी, आप चेंज नहीं हो सकता यार, चेंज करेंगे तबीयत वैसे भी इतनी सारी क्लास अब हो चुकी है। ब्लड वाला ग्रुप वाला करना था, 3 दिन लग गए थे भैया। प्रिया तो कॉल ही करने लग जाती है मैम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, टमाटर राइट होगा या नहीं होगा? क्यों भाई, राइट होगा ही नहीं? मेरे पे मत जाया करो, अपने पे देखा करो, ठीक है। हाँ, तो हमारा देखो बहकना अपने अंदर की एक कला है, ठीक है। वो कला तुम बाकी तुम लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टोमाटा यहाँ पे राइट होगा। स्टोमाटा ही है जो आपके पौधों में श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट आ जाओ उधर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से होने वाला एक उत्पन्न किससे होता है? तपेदिक मलेरिया, इन्फ्लुएंजा है, HIV एड्स है। बैक्टीरिया से होने वाला बताओ जल्दी से। ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, कौन सा रोग यहाँ पे देखा गया है बैक्टीरिया का उत्पन्न होता है, बताओ जल्दी से। हाँ भाई, तो बैक्टीरिया से अगर हम बात करें मैम तो टाइफाइड भी होगा, प्लेग भी होगा, है ना। ये सब ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले, हैजा हो गया, तपेदिक है, टिटनेस है, ये सारे मैम क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ठीक है। बाकी ये सब तो नाम हमारे फेमस है। मैंगनीकोकोकल नाम सुनना है, संक्रमण वो भी हो जाता है, काली खांसी भी हो जाती है, ब्यूलेसिस भी हो जाता है, टिटनेस भी हो, बहुत सारी चीजें होती हैं मैम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें तपेदिक दिख रहा है, ट्यूबरक्लोसिस, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। इनमें से कौन सी वायरस से होने वाली विशेषता? दे आर मेड ऑफ सोल, इनमें से कोशिकाओं से बने होते हैं, नॉन लिविंग आउटसाइड हॉस्ट एमी, जुबान की निर्जीव होते हैं, दे हैव अ न्यूक्लियस, उनके पास एक नाभिक होता है, बाकी दे कैन रिपोर्ट देयर ओन। अब बताओ कौन से यहाँ पे राइट है, बताओ जल्दी से। अच्छा देखो उधर, इसमें ये वाला राइट है, ठीक है। जो समझ में आ गया, अरे भाई ये बहुत है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आपके यहाँ पे हो सकते हैं, तो आप लगाइए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दी फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, प्लांट में होता है, इसका मुख्य कार्य बता दो। भोजन का परिवहन, पानी का परिवहन, खनिजों का परिवहन या ऑक्सीजन का परिवहन, जल्दी से बताओ कौन सा यहाँ पे राइट होगा। हाँ भाई, किस आंसर? अच्छा, बात आ जाए फ्लोएम की, किसकी फ्लोएम की बात आ जाए, अरे भाई ये तो बड़ा मोटा है? इसका थोड़ा सा मोटा हो गया, इसलिए शेड इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। चलो इतना काफी है। तो यहाँ पे बोला है कि पौधों में फ्लोएम, तो मैम ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? क्यों भाई, ऑप्शन यहाँ पे आ भी रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया, जिन्होंने, अच्छा देखो जिन्होंने ए लगाया है वो राइट है, क्योंकि ये फ्लोएम क्या करते हैं, इनका मेन जो काम होता है मैम, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या करते हैं, भोजन का परिवहन करते हैं, ठीक है। भोजन का परिवहन करते हुए नजर आते हैं। अब आज उधर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द प्लांट हार्मोन, में से कौन सा पौधों का हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, ऑक्सीजन है, एड्रेनलिन है। ये जो आपको दिख रहे हैं मैम, ये तो हमारे क्या है, ये तो ह्यूमंस में आ जाएंगे। अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो मैम प्लांट्स में 5 होते हैं, ठीक है। प्लांट में 5 प्रकार के यहाँ पे देखे जाते हैं हार्मोन। तो मैम यहाँ पे प्लांट हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन है या नहीं है? क्यों भाई, ऑक्सिन अलग लग रहा है नहीं, एक प्रकार अलग होता है, एक क्या होता है आपकी, जैसे सॉरी, फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन, वो कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट में बताओ। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, प्लांट हार्मोन। हाँ भाई, प्लांट हार्मोन बताइए जल्दी से कमेंट में। हाँ देखो सभी के आंसर आ रहे हैं, बढ़िया। 5 प्रकार के इसमें तो होते ही हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। देखो साइटोकाइनिन होता है और आपका ऑक्सिन होता है, एथिलीन होता है। एथिलीन ही आपका क्या होता है, वो आपके फलों को पकाने का कारण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सिन यहाँ पे राइट होगा, ए सी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द, अच्छा चलो ये वाला लगाओ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। मानवों में पाचन प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है? पाचक एंजाइम, पेट का अम्ल, ए और बी, इनपुट में से दोनों। बताओ जल्दी से कौन जिम्मेदार है इसमें से। हाँ, मानवीय पाचन प्रक्रिया के लिए यहाँ पे कौन सा जिम्मेदार है? हाँ देखो दूर से ही आंसर, बढ़िया से आंसर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो लगा रहे हैं सी, पाचक एंजाइम, पेट का अम्ल। पाचक यहाँ पे दिख रहे हैं ना उपयुक्त में से कोई नहीं मैम, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं होने वाला। तो देखो जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैम डाइजेशन एंजाइम, पाचक एंजाइम भी होते हैं मैम इसमें, पेट का अम्ल भी होता है। ठीक है, स्टोमच एसिड भी होता है। नेक्स्ट आ जाओ उधर क्वेश्चन कि विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। सूर्य से मिलने वाला लगाओ जल्दी, लगाइए जल्दी से। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा? मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है? बताओ जल्दी। विटामिन ए, बी, सी या डी? देखो ये तो बहुत बार बताया हमने कि विटामिन में आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, बताओ जल्दी। देखो उधर सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन मैम ये है विटामिन डी। कौन है? विटामिन डी है। ठीक है, इसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो इसका है कैल्सीफेरॉल। क्या है कैल्सीफेरॉल? सी है, क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। तो देखो ये फेमस वाला आंखों के लिए जिम्मेदार, ये आई के लिए जिम्मेदार है, ये आंखों से संबंधित रोग भी आते हैं। तो मैम ये क्या है, एक तरीके से उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेटिनॉल। इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। रेटिना से आर से रेटिना, रेटिना से रेटिनॉल। तो मैम ये समझ में आया नहीं आया? डी आपके बोन्स के लिए जिम्मेदार होता है मैम। सी ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन। और आपका ए यहाँ पे मुख्य स्रोत क्या होता है? देखो सभी में मेन जो होता है, जो हमें बचपन से दिया जाता है, वो होता है मिल्क, दूध। ये क्या है आपका मेन मुख्य स्रोत बोलते हैं। ये सभी में तुम्हें मेनली दिखेगा। ठीक है, सभी में मेनली चीजें दिखेंगी। तो सुबह की धूप लेना, दिन की धूप मत ले लेना, फिर से वही कहेंगे। ठीक है, अब आने वाली है गर्मी, उसमें कारण बनेंगे आपके, टैनिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो विटामिन तो भरपूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो विटामिन नहीं होगा। चलो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो समझ में आया ही नहीं? क्यों भाई, समझ में तो आ ही गया होगा। क्यों भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला राइट है। अगेन नेक्स्ट आज उधर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। इनमें से कौन सी विशेषता स्तनधारियों की है? अंडे देना, ठंडे खून वाले, स्तन ग्रंथियां उनमें होती है, या बाल, या फिर नहीं? क्या उसके अंदर मतलब क्या दर्ज आएगा, बताओ जल्दी से। किसके लिए हम उसको स्तनधारी बोलेंगे? इनमें से कौन सी उसकी विशेषता है, बताओ जल्दी से। मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा हो तो सेक्शन को शेयर करते चलो, लाइक जरूर से कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, बाकी मैराथन क्लास आपकी आ रही है, देखो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें मिक्स मिल रहे हैं। बाकी ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो वसा हो, प्रोटीन हो, उन सभी में हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना, तो मैमल्स में ये हो जाएंगे, और बाकी अगर भी हो जाएंगे तो ये वाला लगाओगे जल्दी से कि वो कोल्ड ब्लडेड होंगे या लेइंग अंडे, या वो अंडे दे रहे होंगे। हाँ, तो देखो वो प्रेजेंस ऑफ मैमल ग्लैंड्स, यानी कि वो स्तनधारी ग्रंथियों की लिए उपस्थिति होती है उसके अंतर्गत। बाकी वो गंडे, ठंडे, गर्म खून वाले या अंडे देना, वो सब उनकी क्रियाएं नहीं है। बात स्तनधारी मैमल्स की हो रही है, तो वो क्या होंगे, उनमें स्तनधारी ग्रंथि होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मस्तिष्क, हृदय, त्वचा, ये तो लगा लिया था, तो ये तो त्वचा ही होगी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वही वाला क्वेश्चन है, मेन फंक्शन पूछा है। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन इसका मुख्य कार्य होता है आरबीसी का, बाकी संक्रमण से लड़ना तो डब्ल्यूबीसी का होता है, श्वेत वाली का काम होता है, प्रोड्यूस हार्मोन तो ये तो आपका ग्लैंड का काम हो गया, ठीक है। एक्सोकाइन अंतरस्रावी ग्रंथि या बहिस्रावी का काम होता है, ठीक है, उसमें कुछ में एंजाइम होते हैं, कुछ में हार्मोन्स निकलते हैं। क्लॉट में आ जाओगे तो क्लॉट में प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन कैरी ऑक्सीजन राइट होगा, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, तो जेनेटिक के लिए ट्रांसमिशन के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, समझ में आया, ठीक है। बाजू नेक्स्ट पे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव संचार तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, फूड डाइजेशन है, हार्मोन सिक्रेशन है या ब्लड फिल्टरेशन है। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचार तंत्र का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन बताओ। तो इसका मेन फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी इसका जो है सबसे पहले तो ये क्या होगा, खून क्या मतलब क्या करते हैं, सारे के सारे ऑक्सीजन मिक्स करके सारे हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, तो मतलब कि समझ में आया कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है इसका, तो मेन फीचर इसका समझ में आ गया, प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बाकी फूड डाइजेशन तो हम ये डाइजेशन में देखते हैं, ठीक है, हार्मोन सेक्रेशन भी बाद में होता है, समझ में आया। अगर ऑक्सीजन के परिवहन की बात आ जाए तो देखो पहले तो सर्कुलेटरी, ह्यूमन सर्कुलेटरी देखो डिटेल में जाएंगे तो सबसे पहला देखो इधर, बाकी ब्लड सेल्स वाले चैप्टर, ब्लड वाले चैप्टर में बच्चे से पढ़ा है, क्लास ले लेना, देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं ब्लड के अंदर, ये कौन से होते हैं, लिक्विड होते हैं, लिक्विड और ये सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड पार्ट भी इसके अंतर्गत ही होता है, समझ में आ रहा है नहीं, देखो रुको, चलो इसमें को ब्लड के अंतर्गत, ब्लड में कुछ लिक्विड और ये कुछ कौन से सॉलिड, तो ये दोनों हो गए। तो सॉलिड वाले पार्ट में बताया था कि इसमें क्या होते हैं, इसमें ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स भी होते हैं, बिम्बाणु, जो भी हैं तीनों चीजें समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात आई थी, ठीक है, तो इसका मेन फीचर जो मेन वर्क होता है तो वो डब्ल्यूबीसी का ही होता है, यही क्या करता है,